हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांका स्टान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि जो सेशन हमने दिए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे। इनमें हमने हिंदी का अर्थ, हिंदी की उत्पत्ति कि हिंदी ये कहाँ से आया, हिंदी शब्द, इसका अध्ययन हम कर चुके थे। इसके बाद अपने इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं। इस सेशन में आज हम जानेंगे आधुनिक हिंदी का विकास, कि ये हिंदी शब्द तो हमने बता दिया था कहाँ से निकल के आया, नामकरण इसका कैसे पड़ा, लेकिन ये क्या हिंदी के शुरुआत से ही थी? तो ये संस्कृत से आई है। मतलब कहा जाता है सभी भाषाओं की जननी यदि पूछा जाए तो संस्कृत है, लेकिन ये हिंदी का उदय कहाँ से हुआ है, हिंदी कहाँ से निकल के थी, आपकी अपभ्रंश से आई है। ये तो मैं पॉइंट बताया, लेकिन आप इसकी हिस्ट्री समझिए कि कैसे हिंदी निकल के आई थी। अपभ्रंश से पहले कोई है, मतलब कोई भाषा होगी, ठीक। तो इसका हम अध्ययन आज करेंगे कि आधुनिक हिंदी का विकास, ठीक है। देखिएगा, तो इसमें सबसे प्राचीन भाषा जो है आप लोगों की संस्कृत है। और आपकी संस्कृत ही क्या होती है, देवों की भाषा। क्वेश्चन पूछा जाए देवों की भाषा तो क्या थी, देवों की भाषा संस्कृत, ठीक। देवों की भाषा संस्कृत है, ठीक। आधुनिक हिंदी का विकास, तो भारतीय आर्य भाषाओं के विकास को मुख्यतः 3 चरणों में विभक्त किया गया है। तो 3 चरण है आपकी प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है आपका मध्यकालीन, तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा, ठीक। तो प्राचीन आर्य भाषा की जो स्टार्टिंग है 2000 बीसी से 500 बीसी तक, मतलब 2000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। तो इस जो आपकी प्राचीन आर्य भाषा, इसको भी 2 कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। तो 2 भाग इसके, एक है आपका वैदिक संस्कृत, एक है लौकिक संस्कृत। तो ये वैदिक संस्कृत का जो कार्यकाल है, टाइम पीरियड है, वो 2000 बीसी से लेकर 1000 बीसी। और आपका लौकिक संस्कृत है 1000 बीसी से 500 बीसी तक। तो वैदिक संस्कृत की वैदिक संस्कृत थी, तो इसकी जो भाषा थी संस्कृत थी। आपकी लौकिक संस्कृत में भी क्या है, भाषा क्या है, संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत के अंतर्गत आपके जैसे वेद है, पुराण है, उपनिषद है, ये आती है, तो इनको संस्कृत में लिखा गया। इसका लौकिक संस्कृत जो है, इसमें भी भाषा इसकी संस्कृत, ये आपके रामायण, महाभारत, वाल्मीकि, वेद, व्यास, ये आपके क्या आते हैं, लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आते हैं और ये संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद मध्यकालीन आर्य भाषा जो 500 बीसी ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के मध्य, तो इसको मध्यकालीन जो आर्य भाषा, इसको 4 भागों में बांटा गया। एक आपका पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हुट, ठीक। तो पाली जो है 500 ईसा पूर्व से आरंभ के, इस जो नया सन शुरू हुआ, स्टार्टिंग गई, तो आरंभ के ईसा से। इसके बाद प्राकृत ईसवी सन के आरंभ से 500 ईसवी तक। अपभ्रंश है आपकी 500 ईसवी से 900 ईसवी, और अहोट हो जाएगा 900 से 1000 ईसवी। इसके बाद आपकी जो आधुनिक आर्य भाषा है, तो ये आपकी 1100 ईसवी से अब तक का जो टाइम पीरियड उसको माना जाता है आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत। तो आधुनिक आर्य भाषा क्या है, हमने आधुनिक जो आर्य भाषा है, तो इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं आपकी हिंदी, बांग्ला, असमिया, गुजराती, पंजाबी, सिंधु, और आपकी हो गई एक मराठी, ठीक। तो ये आपकी आती हैं आधुनिक आर्य भाषा के अंतर्गत, ठीक। हिंदी मतलब यहां से एक ये पॉइंट बनता है कि अपभ्रंश। तो एक पॉइंट और समझिए, जो आपकी पाली है, ये पाली जो आपकी भाषा है, तो पाली में आपके जो गौतम बुद्ध के उपदेश थे, गौतम बुद्ध के क्या थे, उपदेश, उनको पाली में लिखा गया। प्राकृत में आपके जैन ग्रंथ हैं, उनको लिखा गया। जो अपभ्रंश भाषाएं हैं, तो अपभ्रंश भाषाओं के बारे में जानेंगे कि अपभ्रंश क्या है। अपभ्रंश, तो अपभ्रंश बेटा आपके 7 है, ठीक है। कितने हैं आपके 7।
छह करिए यहाँ, छह। ठीक, कितने? छह। तो आपका एक है शोर सैनी अपभ्रंश। अपभ्रंश। दूसरा आपका मगधी। तीसरा आपका अर्ध मगधी। इसके बाद खख, खस, खस, खस। इसके बाद आपका प्राचर और एक होता है आपका शोर सैनी अपभ्रंश, जो आपने बोला पश्चिमी और पूर्वी के अंतर्गत ये आपके आते हैं। ठीक है, तो एक और हो जाता है आपका शोर सैनी। ठीक, इसके बाद एक प्राचर। इसका हम डीप अध्ययन करेंगे लेकिन अपने अगले सेशन में। ठीक, जैसे यहाँ पे शोर सैनी अपभ्रंश होता है, ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक, एक शोर सैनी अपभ्रंश होगा वो आपकी पूर्वी हिंदी, जिसको बोलते हैं राइया बोल सकते हो, सॉरी, या फिर राजस्थानी हिंदी। ठीक, और जो आपका मगधी होगा तो मगधी आपकी बिहारी हिंदी होती है, और इसके बाद आपका अर्ध मगधी होती है, वो पूर्वी हिंदी होती है। क्या होती है? अर्ध मगधी पूर्वी हिंदी। और आपका ये बच्चा खख हो, ये आपका खस है, जो जो पहाड़ी हिंदी होती है, तो इसके अंतर्गत भी बोलियां जो होती है बोली जाती है। तो यहाँ से एक बेटा पॉइंट बनता है कि अपभ्रंश भाषा से क्या निकल के आई है? आपकी हिंदी भाषा। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का उदय कहां से हुआ है पूछा जाए तो हिंदी भाषा का उदय अपभ्रंश भाषा से हुआ है। और वैसे पूछा जाए कि सभी भाषाओं की जननी क्या है? संस्कृत, क्योंकि पहले आपके यही संस्कृत, फिर ये आपकी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रंश से भी आपकी निकल के आई हिंदी भाषा। ठीक, और इसके बाद आपकी जैसे फिर अपभ्रंश का हमने 6 पाल किए, शोर सैनी अपभ्रंश, मगधी अपभ्रंश और अर्धमगधी, खस, शोर सैनी अपभ्रंश और प्राचर। फिर इनके अंतर्गत भी बोलियां आती है। इसके पहले अंतर्गत उपभाषाएं आएंगी, फिर इसके अंदर इसकी बोलियां आती है कि शोर सैनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी आपकी बोलियां होती हैं, जैसे बांगड़ू हो गई, हरियाणवी हो गई, कन्नौजी हो गई, और आपकी खड़ी बोली होगी। ये सब भाषाएं इसमें आती है। तो इसका डीप अध्ययन अपने अगले सेशन में करेंगे। तो हमको आशा है कि ये कैसे आप लोगों को ये से समझ में आया होगा कि जो हिंदी का विकास है, जो आधुनिक हिंदी आप लोग पढ़ रहे हैं, इसका उदय कैसे हुआ। ठीक, ऐसा नहीं है। और आपकी जो सबसे प्राचीन भाषा देवों की भाषा संस्कृत है, ये पॉइंट याद रखना। और यहाँ से जब इसका आधुनिक आर्य भाषा है, इसमें आपकी हिंदी आई, बांग्ला, ये सब भाषाएं आई, तो जो हिंदी भाषा का सबसे जो प्रयोग किया था अमीर खुसरो ने किया था। हिंदी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इसको तोता हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। ठीक, और इसके बाद आपके 12वीं, मतलब अमीर खुसरो ने हिंदवी को हिंदी कहा था। इसका फिर 12वीं शताब्दी में जायसी की जो रचना थी पद्मावत, उन्होंने इसमें हिंदवी का, हिंदी को क्या कहा था? हिंदवी को। और 13वीं शताब्दी में आपके फारसी कवि हुए थे, उन्होंने इसको हिंदवी का, एक मुस्लिम रचनाकार 17वीं शताब्दी में हुए थे, इसको हिंदवी और हिंदी दोनों शब्द कहा था। 18वीं शताब्दी में आप लोगों को पता है कि अंग्रेजों का आगमन होता है। अंग्रेजों का आगमन के बाद आपकी जो क्या होती है हिंदी, आपकी हिंदी को लोग हिंदवी को हिंदी को हिंदुस्तानी, मतलब इन्होंने हिंदुस्तान भी शब्द पढ़ा और इसके बाद हिंदी भी पढ़ा। और ये आपका पता ही है। इसके बाद अब क्या है, आपको पता है कि भारतीय जनमानस में इस टाइम आपकी क्या हिंदी चल रही है। ठीक है, तो नामकरण स्वीकार किया गया इस भारतीय जनमानस में हिंदी नाम को ही स्वीकार किया गया है, हिंदवी शब्द यूज नहीं किया गया है, ये चीज है। तो आप लोगों को यहाँ से ये पॉइंट बना होगा कि विकास कैसे हुआ हिंदी का। ठीक है, आशा है कि समझ में आई होगी आप लोगों को ये सेशन। अब इसके बाद यहाँ से हिंदी आई कैसे, तो अपभ्रंश से आई। अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां हैं, इनका हम अध्ययन कराएंगे। यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। इसके बाद ये भी कुछ पॉइंट हैं कि कौन कौन से संस्कृत में, पाली के, गौतम बुद्ध के, प्राकृत, जैन ग्रंथ, ये आप लोगों को याद रखने होंगे। और आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा और ये श्रृंखला हमारी निरंतर बढ़ती रहेगी।
और आपको अगले सेशन में हम लोग बताएंगे अपभ्रंश, अपभ्रंश के बारे में। अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन से अपभ्रंश होते हैं, इनके अंतर्गत कौन उपभाषा होती है और बोलियां आती हैं। ठीक है, इसके यहाँ से ये भी हम लोग जानेंगे कि किन किन क्षेत्रों में, जैसे हरियाणवी है, कन्नौजी है, और आपकी बांगड़ो है, और खड़ी बोली किन किन क्षेत्रों में बोली जाती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है, तो वर्ण विचार का फिर अध्ययन करेंगे। पहले आप लोग अपभ्रंश के बारे में जानेंगे। तो आशा है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा, और ये श्रृंखला निरंतर बढ़ती रहेगी। और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल को शेयर भी कर देना। और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।